बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे आज के जो नुमानात हैं, जो टॉपिक्स अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान, PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास और उसके बाद एक और तारीख दी गई, तारीख पर तारीख दी जा रही है, इस पर बातचीत की जाएगी। सिंध में सरकारी अफसरान का तबादला और एक मरतबा फिर से हमने देखा है कि विफाक और सिंध आमने सामने आ चुके हैं और हमेशा से हमने देखा ये मामला हमेशा से तनाज़ात का शिकार रहा है, इस पर बात की जाएगी। और इसके अलावा हाइड्रोजन से बिजली बनाने का जो अमरीकी मंसूबा है, इस पर बात करनी है। क्या मामला है, इससे किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है। शौकत खानम कराची के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे शामी साहब, इल्ज़ामात की सियासत का दौर दौरा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार थी। और अगर हम बताना शुरू करें कि क्या क्या कहा जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे के बारे में, बड़ा लंबा वक्त दरकार होगा। लेकिन अब ये करते करते सहाफ़ियों की तरफ आ चुके हैं। बच्चों को ऐसी बातें दोहरानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मीडिया की तरफ आ चुके हैं, सहाफ़ियों की तरफ आ चुके हैं। मरीम नवाज़ की जो ऑडियो थी उसकी तस्दीक कर दी उन्होंने कि इन चैनल्स को इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया कि फिर फ़र्क क्या रह गया। वो उन पर तनकीद कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर इस बात की तनकीद करते हैं, हमें फ़ाशिस्ट कहते हैं, तो फ़र्क क्या है कि आप सरकारी ख़जाना तकसीम कर रही थी और आपने अपने मनपसंद चैनल्स को या अखबारात को इश्तिहारात दिए हैं और आप एक प्राइवेट शख्स जो है वो सरकारी ख़जाना कैसे तकसीम कर सकता था, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। हाँ जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी साहब ने भी, हमाद अज़हर साहब ने भी, उससे पहले हमारी बहन मरियम जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साकिब निसार साहब की जो ऑडियोज़ हैं उनके बारे में इज़हार ख्याल किया था और बड़े सवालात उठाए थे। बिल्कुल। तो देखिए, फिर इमरान खान साहब ने भी आज खिताब किया है, हाँ जी, जवान पाकिस्तान उससे कन्वेंशन से। तो उसमें तो पहले तो खान साहब ने वो ऑडियोज़ को जो उनकी हैं साकिब निसार साहब की, हाँ जी, उनको कोई अहमियत नहीं दी। बिल्कुल। और ख़ुद फवाद चौधरी साहब भी उन ऑडियोज़ को कोई अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं वो जाली साबित हो चुकी, अगरचे के वो जाली साबित नहीं हुई क्योंकि दो ऑडियोज़ आई हैं। एक के बारे में कहा गया उनको एडिट किया गया है, लेकिन दूसरी के बारे में अभी ये बात नहीं हुई। ठीक है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब मरियम की जो ऑडियो है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे भाई फवाद चौधरी, हाँ जी, तो और हमाद अज़हर जी, तो इसका मतलब यह है कि फिर ऑडियोज़ की अहमियत तो है ना। अहम सवाल उठाया। अगर आप मरियम नवाज़ की ऑडियोज़ जो है उस पर FIA का मुकदमा करने की और कार्रवाई करने की धमकी दे सकते हैं, तो ऑडियोज़ की अहमियत तो फिर होती है ना। बेशक। तो फिर साकिब निसार साहब की जो ऑडियोज़ हैं और उससे पहले जो जज अरशद मलिक है उनकी ऑडियोज़ हैं और फिर उससे पहले जस्टिस शमीम साहब जो हैं, हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान की, उनकी जो शहादत है, हाँ, फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी जो तकरीर है, और ये बल्कि तो हाजिर सर्विस थे ना जब उन्होंने तकरीर की थी। तो ये सब शहादतें भी तो इनको भी तो टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए मुनासिब बात यही है कि इसका कोई बाकायदा फोरम बना दिया जाए और या तो हुकूमत कार्रवाई कर ले, कोई अदालती कमीशन कायम कर दे, या सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई करे, ताकि ये मामलात सारे इनका नितारा हो जाए। ठीक है। तो अब जो मरियम की जो ऑडियो है वो उसमें कह रही हैं कि कुछ टीवी चैनल्स का नाम लेके कि इनको इश्तिहारात नहीं देने चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी ऑडियो नहीं है, उनका ये मेरी है, लेकिन ये मैं पार्टी का सेल चला रही थी, गोया पार्टी के इश्तिहारात थे। अगर पार्टी की कैंपेन है तो उसमें तो इश्तिहारात देना किसी अदारे को या ना देना उनकी सवाबदीद है, उस पर तो एतराज़ नहीं हो सकता। कानूनी अखलाकी एतराज़ कर सकते हैं आप कि भाई चैनल्स जो हैं और अखबारात जो हैं उनसे आप मुनसफाना सलूक करें, लेकिन अगर आप किसी को इश्तिहार नहीं देना चाहते तो उसमें गैर कानूनी बात नहीं है और आप उस पर एतराज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है। और तो हुकूमत को, जो हुकूमत ने आज फवाद चौधरी साहब ने डिटेल्स दी हैं, इतने अरब रुपया इकट्ठा हुआ और मीडिया चैनल्स को दिया गया, अखबारात को दिया गया, तो भाई जो इश्तिहार दिया जाता है
वो उनका हक होता है, हुकूमत की पब्लिसिटी होती है, को खैरात नहीं होती वो। तो ये बात मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये साबित वो करें कि मरियम नवाज पार्टी के इश्तहारात तकसीम कर रही थी या हुकूमत क्या कर रही थी। हुकूमत क्या कर रही थी तो एतराज हो सकता है, लेकिन पार्टी के जो है पार्टी सेल चलाना, पार्टी के इश्तहारात किसी को देना या ना देना, उस पे एतराज की क्या गुंजाइश है। तो बहरहाल ये जो भी पंडोरा बॉक्स कहते खुल गया ना, या पटारी जो भी खुल गई है, तरह तरह के सांप उसमें से निकल रहे हैं और वो हमें लहरा लहरा के अपने आप को दिखा रहे हैं। बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई नोटिस ले। देखिए आज तो नस्ला टावर जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट टपट करके वो गिरा दिया, गिरना शुरू हो गया काम शुरू हो गया। आप और उन्होंने फिर सिविल एविएशन वालों की भी सरजनिश की और वहां जमीनें जो है उन पे कब्जे हो रहे हैं उनकी भी बात की, प्लॉट्स की। और लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि जो नस्ला टावर के मकीन थे उन बेचारों का क्या, उनका क्या हुआ, उनको कंपनसेशन मिली या नहीं मिली। अहकाम तो जारी कर दी, लेकिन मिली या नहीं मिली ये कहां तो सद अदब ये अर्ज है कि उनकी कंपनसेशन भी तो कोई जोरदार हुक्म आना चाहिए, वो भी इसी तरह दिलवाई जाए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अब अवामी अहमियत के जो काम अपने तौर पर आप उनका नोटिस ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा अवामी अहमियत का कंपनसेशन के हवाले से असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि क्या बना, उनके जो मकीन थे वो कहाँ पर हैं आजकल। अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछ ले उनसे। जी असलम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब ने सवाल उठाया जो मकीन थे वो अभी कहाँ पर हैं, उनकी कंपनसेशन के हवाले से क्या बना, उन्हें कुछ मिला है या नहीं मिला। देखिए अभी तक इस हवाले से कोई भी फैसला नहीं हुआ। उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। इस प्लॉट की जो वैल्यू लगाई जा रही थी वो वैल्यू भी तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए लगाई जा रही थी, जो तकरीबन 700 साढ़े 700 अगस्त पर ये जो बना हुआ है, जिस जगह पर टावर बना था, अगर इसको पूरा मुनज़्ज़म कर दें तो उसकी वैल्यू 70 से 80 करोड़ बनती है। ऐसा कुछ मुतासरीन का कहना था। और इसकी जो मजमूई जो इसमें जो फ्लैट्स थे 44 फ्लैट्स, उसके जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था वो तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुतासरीन को मिलने चाहिए। जो छोटे फ्लैट थे वो तकरीबन 2.5 करोड़ और जो बड़े फ्लैट थे जो अभी तक नहीं मिले। शामी साहब कोई पैसे नहीं मिले और ना ही इस पर कोई उन्होंने कोई टाइम फ्रेम दिया है और ना ही कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनी है कि उनको पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक, मतलब उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की थी 15 साल में 20 साल में जमा करके जो पैसा असलम साथ ही रहेगा, आगे भी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अभी तो बात की बात है। अभी पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बसत अदब गुजारिश है कि उन बेचारों को, उनको वो जो लोग हैं जिन्होंने वहां घर खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे, कैसे खरीदे होंगे, उनको उनकी कंपनसेशन दिलाएं, हुकूमत को मजबूर करें, उनको पैसे अदा करें और फिर प्लॉट बेचे, नीलामी करें, उसके भी पैसे अदा करें। तो ये बसत अदब गुजारिश है, इस तरफ तवज्जो फरमाएं। ठीक है। और शामी साहब पीडीएम के हवाले से बात करने के असम हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो सिंध और विफाक आमने सामने में उस पर बात करना चाह रहा हूँ भी कि अब मौका है। असम में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जी। असलम खान साहब जरा बताइए कि ये जो पुलिस अफसर जो है वफाकी हुकूमत वापस मंगवा रही थी और वो अभी तक बेचारे अगरचे मगरचे में फंसे हुए थे, अब क्या बना उस तनाज़े का? क्या वो अफसर वापस जा रहे हैं? देखिए हमारी कुछ अफसरान से बात हुई है तो वो वापस जा रहे हैं। वो जाहिर है फेडरेशन के मुलाजिम हैं और उन्हें वापस जाना होगा। ये पीटीआई की हुकूमत ने जो एक रोटेशन पॉलिसी बनाई थी कि जो 10 साल से तैनात अफसरान है किसी भी सूबे में, तो उनका तबादला किया जाएगा दूसरे सूबे में कम से कम 2 साल के लिए। अच्छा, इससे पहले ये इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर शामी साहब मैं आपको याद दिलाऊं कि मुस्लिम नून के दौर इक़्तिदार हो तो उसमें भी आईजी सिंध की जब तैनाती होती थी तो सिंध और वफाक में तनाज़ा होता था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो भी आईजी सिंध के मामले पर तनाज़ा रहा है और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होता था कि पंजाब में 8 आईजी तब्दील हो जाते हैं, अगर हम एक आईजी सिंध की तब्दीली की बात करें तो आईजी सिंध तब्दील नहीं करते। ये एक ऐसा एक मौक़िफ़ रहा था। लेकिन अब बात बढ़ गई शामी साहब। अब ग्रेड 20 के जो अफसरान है 3 फेजेस में तबादले होने, 5 अफसरान जा चुके हैं, मजीद 8 अफसरान का तबादला होना है और वफाक ने भी 8 अफसरान दे दिए। सिंध हुकूमत उन अफसरान को कबूल करने पर तैयार नहीं है। वो कहती है कि जो अफसरान सिंध में काम कर रहे हैं, जो 12 साल से 13 साल से काम कर रहे हैं और जो सिंध के एक डायनेमिक्स को, उसकी जो जोग्राफियाई पोजीशन है मुख्तलिफ अजला में, ये बात देखिए, ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि 10-10 साल 12-12 साल
एक ही सूबे में लोग मुतय्यन रहे, बिल्कुल ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत थानेदार न बने और सूबाई हुकूमत से मुशावरत के बाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के साथ मुशावरत के बाद इन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाता तो एक अच्छी बात होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अली साहब यही एक बात कर रहे थे कि मुशावरत तो करें, हमसे बामायनी मुशावरत करें, पूछे तो सही। हमें 22 अफसरान हमारे पास में काम कर रहे हैं, 26 की जरूरत है, वो तादाद पूरी नहीं है। और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें 47 अफसरान का शामिल था, 47 की कमी है। चलिए वो अफसर तो वफाकी हुकूमत का काम है कि वो अफसर प्रोवाइड करे, वो बाहमी मशवरे के साथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अफसर जहां तैनात हो गया वो सारी उम्र वहीं रहेगा। ये बड़ा गलत काम है कि इनके ट्रांसफर होने चाहिए, इन्हें दूसरे सूबों में भी जाना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले शामिर साहब आगे बढ़ें, एक कमेंट कर दीजिएगा। पीडीएम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास मौलाना ने 6 दिसंबर की एक और तारीख दे दी है। चलिए अब मौलाना की आप तारीख का इंतजार कर लें, आपको कोई परेशानी हो रही है, मौलाना को अपना काम करने दें। ये तहरीक चलाना कोई आसान काम तो नहीं होता ना, ये तोते ने तोप तो नहीं चलानी, ये तो बड़ा काम, बड़ी भारी काम है, जिम्मेदारी उठाई है, जिम्मेदारी उठानी है और फिर तैयारी करनी है। उनको करने दे तैयारी, ठीक है, हम देखेंगे उसको। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं आखिर एक सर्दो गर्म चशीदा संजीदा सियासतदान है, बड़ी पार्टियां उनके साथ हैं, हुकूमत को कुछ खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए उनसे। वो कहते हैं शेख रशीद साहब कि तहरीक इनसे नहीं चलेगी। और भाई आप जरा उनसे मामला करें, उनको उकसाएं ना, बिल्कुल मुश्तिल ना कराएं, मुश्तिल ना करें, ठीक है। तो पर हमारे को गुस्सा आ गया ना तो फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। हम आ गए तो गर्मी है बाजार देखना। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं शामिर साहब। पानी से या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन से बिजली बनाने का ये अमरीकी मंसूबा है, ये मंसूबा क्या है? आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये हमारी देखिए जो डॉक्टर हफीजुर रहमान है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, अच्छा, और पाकिस्तानी नियाज साइंसदान है, बरसों से अमेरिका में मुकीम है, आलमी शोहरत है। वो इस मंसूबे पे काम कर रहे हैं कि बिजली पानी से यानी हाइड्रोजन से बनाई जाए और उसको फिर महफूज भी रखा जा सके, उसमें आग भी न पकड़े। बिल्कुल। तो ये अब बड़ा एक कामयाबी के करीब पहुंच रहा है मंसूबा, ठीक है। और डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शामी साहब। डॉक्टर साहब आपका जो मंसूबा है ये पानी से बिजली पैदा करने का या हाइड्रोजन से, अब ये कहां तक पहुंचा है? हम तो पाकिस्तान में तवानाई के बहरान से दो चार हैं और दिन रात दुआएं मांग रहे हैं कि ये मंसूबा कामयाब हो ताकि हम भी इससे इस्तेफादा कर सके। शामी साहब इससे पहले मैं जरा आधे एक मिनट में एक बैकग्राउंड बताता हूं कि इस वक्त दुनिया में जो बिजली पैदा की जा रही है उसमें 84% कोयला, गैस और ऑयल, ठीक। उसकी वजह से ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ठीक, जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है और वो हीट रिटेन करती है। इसी तरह हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, आपको पता है, वो भी पोल्यूशन फैलाता है, माहौलियाती आलूदगी पैदा होती है जिससे। यस, उस आलूदगी की वजह से ये है कि दर्जा हरारत, औसतन दर्जा हरारत जमीन का बढ़ता चला जा रहा है। हमें तो लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है आलूदगी की वजह से। मैं न्यूज आपकी देखता हूँ तो वो ये है कि जमीन का दर्जा हरारत 1970 से पहले 0 से कम था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब ये 1.6 डिग्री है। अच्छा, लगने को कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये 2 डिग्री पे पहुंचेगा और तमाम मॉडल ये कहते हैं कि 2035 तक ये पहुंच जाएगा, तो आपकी तमाम पोलर आइस, ग्लेशियर, हर चीज मेल्ट कर जाएगी। यानी सिर्फ 2% होने से, हाँ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब क्रॉस करेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तमाम आइस मेल्ट कर जाएगी, सतह समुंदर राइज कर जाएगा। वो साहिली शहर जैसे कराची है, न्यूयॉर्क है, इस तरह जापान के शहर हैं, वो सारे के सारे पानी के नीचे आ जाएंगे और इतने तूफान होंगे कि वो आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसकी झलक अब आनी शुरू हो गई है। तो अब, और इसका कसूर ये है कि हम
इन्हिसार करते हैं कोयले पे, गैस पे और पेट्रोल पे। अच्छा, इनके ज़खायर भी कम हो रहे हैं, यानी ये भी फॉरएवर तो लास्ट करने वाले नहीं है। आपने देखा ही है पाकिस्तान में अब गैस गायब हो रही है, तो सबसे बड़ा बुरान न्यूज़ में यही नजर आता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका बिजली पैदा करने का वही है जो कुदरत ने पूरी कायनात में बिखेरा हुआ है। हम हर रोज सूरज को देखते हैं, वो एनर्जी तो अनाई देता है बिलियंस ऑफ ईयर से। तो वो कैसे देता है? वो है एक अमल, इसका न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कहलाती है। बेसिकली जितने भी सितारे हैं ये हाइड्रोजन से बने हैं। तो हाइड्रोजन जब वो उसे टेम्परेचर पे जाती है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, तो वो फ्यूज करती है, यानी वो न्यूक्लियस उसके मिल जाते हैं और एक नया एटम बनता है जिसे हीलियम कहते हैं। तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ज़मीन पे हाइड्रोजन बम की शक्ल में ये एक्सपेरिमेंट 50s में किया गया, मेरी पैदाइश से भी पहले। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये उस वक्त से कोशिश जारी है। यानी उसमें आग ना लगे फौरी तौर पर? जी नहीं, उसमें आग नहीं लगती, क्योंकि वो 50 डिग्री पे, 50 मिलियन डिग्री पे जब वो हीट होता है तो फ्यूज करता है। वो इट्स नॉट लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिसे कंबस्चन नहीं है, ठीक है, ये है फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी दे फ्यूज। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस टेम्परेचर पे जाते हैं तो आप अनकंट्रोल्ड एनर्जी, तो हाइड्रोजन बम थी, डेमोन्स्ट्रेट हो गई, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उस वक्त से 50 से अब तक इस पे बड़ी रिसर्च हुई। इस वक्त इसके तकरीबन 6-7 डिफरेंट आइडियाज़ हैं। उसमें जो मेन आइडिया है वो एक डोनट शक्ल का सिलेंडर है, जिसमें उसे कन्फाइन करते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और ये तकरीबन इस वक्त $20 बिलियन से ऊपर का प्रोजेक्ट है जो 37 कंट्रीज मिल के बना रही हैं फ्रांस में। इसका नाम है ईटर। ये सबसे लीडिंग है, लेकिन वो भी 2030 में जाके उसके डेमोन्स्ट्रेशन होगी। उसके अलावा 5-6 और आइडियाज हैं। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट शुरू से 74 जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था तो वहीं से शुरू हुई। मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर मुर्तज़ा, उन्होंने पहले पाकिस्तान में शुरू किया। तो उसके बाद जब मैं अमेरिका आया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो यहाँ पे 2 आइडियाज डेवलप हुए पैरेलल। उन दोनों में मैं इन्वॉल्व था। तो वो एक प्रोफेसर थे रॉस्टकर, एक उसका आइडिया था और एक मेरा आइडिया था। हम दोनों में डिबेट होती थी कौन सा आइडिया अच्छा है। तो जो उनका आइडिया, उन्होंने, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, तो एक पहली दफ़ा प्राइवेट कंपनी बनी। वो कंपनी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, फ्यूजन की। तो अब प्राइवेट कंपनी इसमें आ रही हैं। तो फिर मेरे आइडिया की कंपनी भी बनी 2009 में। तो इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी बिल गेट हो गया, इस तरह फेसबुक का फाउंडर है, इस तरह इलॉन मस्क है, ये अमेज़न का जो है। तो इस वक्त वो बिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सीरियस क्राइसिस सिचुएशन है। अच्छा, कितने करीब है अभी मैं, यानी आप कामयाबी के कितना करीब है? हाँ, ये आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। तो मैं अपने आइडिया के बारे में कह सकता हूँ कि हमने उसकी तमाम मॉडलिंग कर ली है कंप्यूटर से, और हमने उसको छोटी मशीन पे टेस्ट किया है और वो वर्क करता है। लेकिन इसके लिए करंट जो चाहिए जिससे उसे गर्म करना है, हीट देनी है, वो मिलियंस ऑफ एम्पियर चाहिए। हमारे पास जो मशीन अवेलेबल थी वो 1 मिलियन एम्पियर की, उस पर बड़ा कामयाब तजर्बा हुआ, वो पब्लिश हो गया। अभी वो रिजल्ट मैंने प्रेजेंट किए थे APS में। अभी दिसंबर में वाशिंगटन में मुझे एक टॉक देनी है उसी पे। तो लेकिन चाहिए ये 10 मिलियन एम्पियर से ज़्यादा करंट चाहिए। वो मशीन इस वक्त कंस्ट्रक्शन में है, इंग्लैंड में एक बन चुकी है, उस पर टेस्ट होगा।
तो लगता ही है कि अगले 3-4 साल में हम इस आइडिया को टेस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये कामयाब हो गया तो ये इतना रेवोल्यूशनरी होगा कि आपको ना गैस की जरूरत होगी, ना ऑयल की जरूरत होगी, ना कोयले की। इसका कोई शॉर्टफॉल, कोई इसका कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस नहीं एमिट होती। और दिस इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल प्रोवाइड एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली। नोबेल प्राइज जो है आपका इंतजार कर रहा है इंशाल्लाह जी। यस, लेकिन ये माहौलियाती आलूदगी पर आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे किसी दूसरी नशिस्त में कि इससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, और बड़ी सुबह सवेरे का वक्त है, आपने हमें वहाँ से ज्वाइन किया। इसके साथ ही नाज़रीन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से और पानी और हाइड्रोजन से जो बिजली बनाने का मंसूबा है। शमी साहब, बिजली क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब बता रहे थे कि वहाँ की हुकूमत इसमें लग गई है, जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी है वो लग गई है, हमारी तवज्जो कब होगी? इन्वेस्ट हो रहा है बिल्कुल। और डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब ने तो बहुत डरा दिया ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी ये वक्त आ सकता है 15 साल 20 साल में कि समंदर उबल पड़े। बिल्कुल, 2035 का उन्होंने बताया जो शहर वाक़ हैं समंदरों पर वो उनकी नज़र हो जाए। तो बड़ा एक जंगी बुनियादों पर ये ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना होगा। 1.6 पे टेम्परेचर चला गया ज़मीन का, अगर 2 पे चला गया खुदा ना खास्ता। तो देखें, हमारी तो इंतहाई ज़रूरत है कि अगर ये कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, जो अब बहुत करीब महसूस होता है, तो पाकिस्तान को भी बहुत इसका फ़ायदा होगा। और अब तो हम दिन रात चीख रहे हैं, कभी कहते हैं कोयले से आप गैस बना लें, उससे आप काम चला लें, ताकि लोग उस तरफ मतवज्जो हों। बिल्कुल। कभी हम चूल्हे लोगों को दिखाते हैं कि रॉकेट चूल्हे हैं जो रॉकेट चूल्हा। तो प्राइम मिनिस्टर को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए ना कि अब आप देखें कि ये जो फातिमा कमर है हमारी कौमी ज़बान तहरीक की, उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं और मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं ना दोनों, हाँ जी, तो ये अपना इंटरव्यू रोज़ाना आवाम को उर्दू में देते हैं। तो मुकाबले का इम्तिहान है जो वो उर्दू में क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोई इसका नोटिस नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस नहीं लेती। उनके चीफ उनका फैसला है, उसको नाफिज किया जाए। और अभी ये हमारे जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स हैं, एक साहब है एम सलीम, ठीक, वो साबिक है रिटायर्ड AVP है, ठीक है, वो तो मुझे रोजाना मैसेज करते हैं, उनका मैसेज पढ़ पढ़ के मुझे हिफ्ज हो गया है। ये भाई सलीम साहब अपने वकील से भी कहने को दरखास्त डाले अर्ली हेयरिंग की, फैसला हो चुका है बरसों से, ठीक है, और उनकी रिवीजन जो है नेशनल बैंक की इंतजामिया ने दाखिल की नजरसानी की दरखास्त, उसकी तारीख नहीं लग रही और पेंशनर्स को पेंशन उसमें इजाफा नहीं हो रहा। हालांकि इजाफा हो जाना चाहिए बिल्कुल, जब उनको स्टे नहीं मिला हुआ, लेकिन ये लोग बेचारे चीख रहे हैं, हजारों लोग हैं परेशान। और सुई गैस के जो मुलाजिमीन जिनको हमारे जस्टिस मुशीर आलम जाते जाते सबको निकाल के चले गए, वो दिन रात फरियाद करते हैं। कोई हरकतें कलब बंद हो चुकी, किसी के बच्चे बीमार हो चुके, घरों में चूल्हे ठंडे हो चुके, अब उसकी भी कोई नजरसानी की दरखास्त लगने वाली है। तो ये भी आप देखिए ना कि आप कानून साजी होती है, लोग नौकरियों पे बहाल होते हैं, बरसों तक वो काम करते हैं, अचानक उनको धक्का दे दिया जाता है बिल्कुल इंसाफ के नाम पर। बिल्कुल, तो उनके साथ भी तो कोई इंसाफ करे, ठीक है। तो अब ये भी उनकी फरियाद वो भी रोज आती है एक से, और बस दिल जो है वो दुखी हो जाता है। तो इस तरफ भी तो कुछ तवज्जो करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दुखी इंसानियत की बात है, तो फिर शौकत खानम बिल्कुल कैंसर अस्पताल उसकी बात कैसे कराची में बन रहा है, हाँ जी, और फिर डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब जो अब माशाल्लाह डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के नायब हैं, यानी बिल्कुल कायम मुकाम है, कायम मुकाम, अब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हाँ जी, शौकत खानम के। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। बताएं ये कराची का जो आपका प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक पहुँचा है? जी शुक्रिया शामी साहब। कराची में जो हमारा तीसरा अस्पताल बन रहा है शौकत खानम का, ये हमारा और पाकिस्तान का बल्कि सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल पेशावर में तो फुली फंक्शनल, पेशावर में फुली फंक्शनल काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरा था 2015 में खुला। कराची में सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है जो लाहौर के अस्पताल से दुगना है साइज़ में,
और सारी जो कैपेसिटी जो फैसिलिटीज़ होंगी उसमें वो भी डबल है। 470 बेड होंगे। लाहौर में 200 हैं। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, वहाँ 16 बना रहे हैं। लाहौर में 5 रेडिएशन की मशीनें हैं जो बिजली की शुआओं से कैंसर का इलाज होता है, वहाँ हम 10 लगा रहे हैं। वहाँ मरीज कुछ ज़्यादा है। कराची एक खुद बहुत बड़ा शहर है, 16 मिलियन उसकी अपनी पॉपुलेशन है, लेकिन इस हॉस्पिटल से हम इंशाल्लाह पूरे सिंध के मरीज़ों को ट्रीट करेंगे और जनूबी बलोचिस्तान से भी जो मरीज़ आ सकते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। तो मेरा ख्याल आगा खान से ज़्यादातर ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का। कराची में बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो ज़रा फ़र्क है। हमारा टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है, जिसका मतलब है कि तमाम तशख़ीस के जो आलात और डॉक्टर होते हैं, सारे जो इलाज के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो जब इलाज ना हो सके पैलिएटिव केयर जो होते हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर, जब सिर्फ अलामात को ट्रीट किया जाए, ये सारी फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे, इस तरह का हॉस्पिटल कैंसर के लिए कराची में नहीं है। और ये फ्री है? जी, हमारा मॉडल ही ये है कि जो पे खुद नहीं कर सकता उसके लिए हॉस्पिटल पे करता है। और 27 साल से लाहौर में और 6 साल से पेशावर में 75% से ज़ायद मरीज़ जो हैं उनका टोटली फ्री इलाज किया जाता है। कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे अब तक? 550 बिलियन रुपीस अभी तक खर्च हो चुके हैं। 50 अरब रुपए चैरिटेबल ट्रीटमेंट पे खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तो वैसे हुकूमत जो है उसको भी चाहिए को मैचिंग ग्रांट दे। हुकूमत भी बहुत कुछ करती है हेल्थ केयर के लिए, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत के जो फंड्स हैं आई थिंक वो लिमिटेड हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आपका अस्पताल जो है उसकी तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसे तो वजीर आज़म बना दिया मुल्क का। ये अस्पताल जो है इसने जो एतमाद पैदा किया लोगों में, तो इमरान खान साहब की शख्सियत पर तो उस पर एतमाद फिर उनको वज़ारत उज़्मा तक ले गया। ये पाकिस्तानी कौम की जेनरोसिटी की वजह से हॉस्पिटल बना, क्योंकि लोग बहुत दिल खोल के हमें चैरिटी, ज़कात और अतियात देते आए हैं। हर साल पिछले साल से ज़्यादा हम ज़कात और अतियात कलेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से हम हर साल पिछले साल से ज़्यादा नीडी जो पेशेंट्स होते हैं, जो गरीब मरीज़ होते हैं, उनकी फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। आप ये जो कराची में जो आपका प्रोजेक्ट है इस वक्त, उसकी क्या ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टिमेट है कि 1,75,000 कैंसर के नए पेशेंट हर साल डायग्नोज होते हैं। अभी तक लाहौर और पेशावर के जो हमारे अस्पताल हैं उनमें मिला के तकरीबन हम 11,000 नए मरीज़ हर साल लेते हैं। उसके अलावा 30,000 फॉलोअप में होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को ये एक्सीलेंट जो बेस्ट क्वालिटी केयर है वो हम प्रोवाइड। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जिनको इलाज की सहूलियत नहीं मिल पा रही पाकिस्तान में? वो भी बड़ा नंबर होगा। बहुत बड़ा नंबर होगा। ये जो 1,75,000 हैं, इसमें से एस्टिमेट है कि 60 से 80% हर साल उसी साल में उनकी अमवात हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, अगर वहाँ जब हॉस्पिटल इंशाल्लाह खुल जाएगा दिसंबर 2023 में, तो हम वहाँ जितने अभी लाहौर और पेशावर में मिला के मरीज़ लेते हैं उतने ही और हम वहाँ पे ले सकेंगे। उसके बाद फिर प्लान है कि कोयटा में इंशाल्लाह आपकी जो वसाइल की फराहमी है, ये जो फंड्स हैं, वो आप क्या तवक्को कर रहे हैं लोगों से? क्या आप कहेंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है आपको, और लोग किस तरह आप तक पहुंच सकते हैं? कराची का जो प्रोजेक्ट है जी, वो 16.4 अरब रुपए उस पर खर्च होने हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे टोटल। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कितने खर्च हो चुके हैं? अभी इसमें से तकरीबन 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। 13 अरब रुपए। 13 अरब और अभी कितने साल में चाहिए ये? दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह अस्पताल खुलेगा। अच्छा। उस वक्त तक हमने ये सारा खर्चना कलेक्ट करना है और खर्चना है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 30 साल से लोग देते आए हैं, उसी तरह उसके लिए आपने कहा कि ईंट लगा दीजिए अपने हिस्से की। 100 रुपए की ईंट लग सकती है आपके नाम की। यानी वो जो SMS करते हैं जब, वो 20 रुपए हैं। वो 20 रुपए है। अगर आप ईंट कैसे लगवाएं लोग? ईंट एक फ़ोन नंबर है 0800-11-555। उस पर आप फ़ोन करें तो उसके ज़रिए आप दे सकते हैं। वरना हमारी उसमें आप फ़ोन करेंगे तो आपको 100 रुपए कट जाएगा उसका? नहीं, उधर से आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आप लेट्स से 10 ईंटें देना चाहते हैं, आप 1000 रुपए देना चाहते हैं, या जितनी भी आप देना चाहें, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या आपसे कलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी बैंकिंग ऐप से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, चेक भेज सकते हैं, बिल्कुल चेक भेज सकते हैं, अकाउंट लेके उन पे रकम जमा करा सकते हैं। बिल्कुल 777 पे अगर आप SMS भेजें, ठीक है, तो उससे 20 रुपए अस्पताल को। आप एक दफा फिर टेलीफोन का नंबर बोले। 777 है SMS का, और 0800-11-555 फोन नंबर है जिसपे हमारे रिप्रेजेंटेटिव 555 0800 जी, ये फ्री कॉल है। इस पर आप कॉल करें
और कहें हमें इतनी ईंटें चाहिए और हर ईंट जो है उसके 100 रुपए, एक 100 रुपए की है। बिल्कुल। और आप 5 लाख रुपए अगर आप देना चाहें तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए देके अपना नाम या किसी अपने रिश्तेदार का, अजीज का नाम लिखवा सकते हैं। एक फाउंडिंग मॉन्यूमेंट होती है। ठीक। 20 लाख रुपए अगर आप देना चाहें तो एक कमरा आप डेडिकेट कर सकते हैं। आप वो जब नाम लिखा जाएगा उनके इसाले सवाब के लिए मुसलसल उनको इसाले सवाब होता रहेगा। बिल्कुल। आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, आपके दूसरे अजीज़ो अकारब हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर डोनेट कीजिए। बिल्कुल। शौकत खानम अस्पताल को अपने हिस्से की ईंटें लगाएं, यादगार कायम करें और मुसलसल इसाले सवाब का एहतमाम करें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये तो हो गया आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। 1,75,000 आपने बताया कि सालाना जो मरीज़ हैं उनका इजाफा हो रहा है। क्या कॉज क्या बन रही है? कैंसर के मर्ज में इतना इजाफा तेज़ी से क्यों हो रहा है? एक तो पहले से बेहतर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, सो ज़्यादा केसेस डायग्नोज हो रहे हैं जो पहले डायग्नोज नहीं हो पाते थे। लेकिन कुछ कैंसर्स तो बहुत प्रिवेंटेबल हैं, जैसे तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, स्मोकिंग से, पान छालिया वगैरह से मुंह का कैंसर होता है। ये तो इंटायरली प्रिवेंटेबल है, ये चीज़ें ना करें। फिर सबसे कॉमन लोग इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल, तो इससे बचे रह सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। ये जो कैंसर छाती का कैंसर है इसका भी तो जल्दी तशख़ीस हो सकती है। बिल्कुल। शामिल साहब, ब्रेक के जाने पर स्टेज में डायग्नोज हो तो मुकम्मल इलाज ठीक है। और 777-0 है जिस पर हम मैसेज करना है, और 0800-11555 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आज वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।